भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हमने आसपास भी देखा है। जय जवान जय किसान जैसे यहाँ नारे लगाए जाते हैं और किसानों को हम अन्नदाता के रूप से देखते हैं। लेकिन ऐसे जगह जहां पे इतनी रेस्पेक्ट दी जाती है किसानों को, क्या उनको अपनी फसल के सही दाम मिल पाते हैं? क्यों 2018 से लेकर 2020 के बीच में 17,000 किसानों ने सुसाइड किया? रीजन हमें पता है कि उनके ऊपर भारी मात्रा में लोन होता है, वो चुका नहीं पाते, उनकी जो फसल बर्बाद हो जाती है मौसम के कारण या किसी और कारणवश, आग लगने से या किसी भी वजह से। पेस्टिसाइड जो आपके ये कीड़े होते हैं ये उनकी फसल खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो कई कारणों से ये उनके जो नुकसान होता है एंड फिर वो एक लोन के दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं। आज डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि सरकार का कहना था जब 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई कि हम फार्मर्स इनकम डबल करेंगे। क्या वो ऑन ग्राउंड हुई है? क्या उसमें अड़चने आ रही हैं अगर नहीं हुई है? और क्या उसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सब पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं द कैप्टन्स पॉडकास्ट। मेरा नाम है कैप्टन शशांक और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर किसानों की ये हालत कब तक रहेगी ऐसी। तो जैसे हमने पहले बात की कि रीजन हमें कुछ कुछ नजर समझ में जरूर आता है, क्योंकि जो भारी मात्रा में उनके ऊपर लोन होता है उसकी वजह से वो दबाव में आ जाते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन जैसे आएगा, मॉनसून जैसा आएगा, अगर बारिश सही होती है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा हो गई तो भी फसल बर्बाद, कम हुई तो सूखा हो जाएगा। तो ये जो मॉनसून के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही मेजर रीजन है जिस वजह से किसानों को ये अपना नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए अगर इस साल मॉनसून ठीक आया, बारिश ठीक हुई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो फिर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अगले साल वो फिर लोन लेके दोबारा से ट्राई करेंगे और अगर उस साल भी ठीक से मॉनसून नहीं आया तो उनको अपनी रिटर्न उतनी मिलती नहीं फसल से, और वो फिर लोन जो है उसकी एक कंपाउंडिंग होते जाती है, लोन के ऊपर लोन, और फिर वो जो है एक लोन के दबाव के अंदर आके किसान दब जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मॉनसून ठीक आ गया तो सब कुछ सही हो जाएगा किसान के लिए। जब मॉनसून सही आया और लेकिन साथ ही साथ जिस क्रॉप को वो उगा रहा है, जिस फसल को वो उगा रहा है किसान, और उसकी एक्सेस सप्लाई हो जाती है मार्केट में, तो वो उसको फिर सही दाम नहीं मिलेंगे। जितना उसने लागत लगी उसकी उस फसल को उगाने में, उसको सींचने में, उसको ग्रो करने में, उसको नर्चर करने में, वो चीज उसके सही दाम उसको नहीं मिल पाते बिकॉज सप्लाई एक्सेस हो गई। आपने देखा होगा कई न्यूज चैनलों पे कि किसान जो है अपने टमाटरों को सड़क पे गिरा रहे हैं बिकॉज 1 रुपए 2 रुपए के भाव से बिक रहे हैं वो टमाटर, और वो जब उसको उस दाम पे बेचेगा तो उसको अपनी लागत तक भी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से वो उनको सड़कों पे गिरा देते हैं। तो ये एक फिर अगेन उनके लिए एक विशियस साइकिल बन जाती है कि आपने लगाया और आपको नहीं मिले दाम, फिर अगले साल आप ट्राई करोगे और फिर भी अगर आपको नहीं मिलते तो फिर वो दबाव लोन का अगेन आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। आप यहां पे सोचेंगे कि क्यों ये एमएसपी भी तो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है, वो क्यों नहीं यूटिलाइज करते किसान? तो मैं आपको बता दूं कि एमएसपी जो है हर फसल पे लागू नहीं होता। किसी गिनी चुनी फसल जो उन्होंने सरकार ने मुताबिक जो एसेंशियल है उन्हीं के ऊपर एमएसपी लागू होता है। अब एमएसपी से भी सरकार के ऊपर काफी खर्चा आता है खरीदने में, मोर देन मार्केट प्राइसेस, तो वो भी इसकी कैलकुलेशन के साथ थोड़ा फेरबदल करती रहती है, तो जिससे किसानों में भी थोड़ा डिसकंटेंट रहता है कि यार हमने इतना दाम लगाया और हमें ठीक ठाक दाम अपनी फसल का नहीं मिल पा रहा सरकार के एमएसपी सेट करने के बावजूद भी, तो भी थोड़ा डिसकंटेंट रहता है। और अगेन जैसे हमने बात की कि हर फसल पे आपको एमएसपी नहीं मिलता, कुछ गिनी चुनी फसल है जिनको सरकार एसेंशियल मानती है और उन्हीं के ऊपर वो एमएसपी देती है। तो ये तो एक रीजन है। उसके अलावा एक लैंड ओनरशिप का भी मेजर रीजन है जिससे किसानों की जो आय है वो नहीं बढ़ पा रही। आप देखिए इन आंकड़ों पे जरा नजर डालिए। 86% जो किसान है इंडिया में, 86% यानी कि मेजॉरिटी किसान जो है
उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। मतलब आप जो 100 में से 86 यानी 86 किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। और इस पे अगर आप थोड़ा और गौर फरमाएं तो 126 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 60 लाख किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ 0.6 हेक्टेयर ऑन एवरेज लैंड है। मतलब कुछ बहुत ही कम भूमि है उनके पास अपनी फसल उगाने के लिए। और इस कम भूमि पे अगर कोई फसल उगाएगा तो उनकी सस्टेनेंस ही मुश्किल में पड़ जाएगी, प्रॉफिट की बात तो दूर की है। जब इतनी कम जमीन होती है किसानों के पास तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते कि आप मल्टीपल क्रॉप्स उगा सकें। आप मोनोक्रॉपिंग पे चले जाते हैं। मोनोक्रॉपिंग से क्या मतलब है कि आप पूरी जमीन पे एक ही फसल को उगा रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि आपकी जो जमीन की यील्ड है, मतलब जो सॉइल की हेल्थ है, वो दिन ब दिन खराब होती जाती है। क्योंकि अगर आप रोटेशन नहीं करते क्रॉप्स का तो उस फसल, उस जमीन की, उस सॉइल की हेल्थ बरकरार नहीं रहती। अब उसको कंपनसेट करने के लिए फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का। तो उससे शॉर्ट रन में तो चल जाता है कि आपको बेहतर यील्ड मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपकी जमीन के लिए, आपकी सॉइल के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी खराब रहता है। तो ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज करना भी अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन लॉन्ग रन। और इससे अल्टीमेटली जो हम किसान जिन्हें अन्नदाता बोलते हैं उसका आंकड़ा ये सुनिए, मतलब 20% किसान जो है इस इंडिया में, इस भारत में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब बेसिक सस्टेनेंस भी उनका मुश्किल है, डे टू डे जीवन उनका मुश्किल है। ये सोचने की बात है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जब मोदी जी ने 2016 में अनाउंस किया था कि 2022 तक हम फार्मर इनकम डबल कर देंगे, तो बहुत से लोगों में हर्ष और उल्लास आया था कि चलो सरकार कुछ तो सोच रही है किसानों के बारे में और फार्म इनकम डबल करके दिखाएगी। तो ये सोच के काफी लोग खुश भी हुए थे। तो क्या सच में ऐसा हुआ है ऑन ग्राउंड? आइए इस पर जरा एक बार नजर डालते हैं। तो एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फार्मर्स इनकम के ऊपर। तो उसमें क्या बताया गया है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में फार्मर की इनकम 1.3 से 1.7 टाइम्स बढ़ी है। ठीक है, अब कुछ केसेस में डबल भी हुई है, पर वो बहुत लिमिटेड है कैश क्रॉप से। कैश क्रॉप से क्या मतलब है? सोयाबीन, टी, कॉफी एंड कॉटन। इन केस ऑफ नॉन कैश क्रॉप जैसे आपका गेहूं, राइस, मेज, मिलेट्स, फार्मर्स की इनकम उतनी नहीं बढ़ी। ये एसबीआई की खुद की रिपोर्ट कहती है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2016 से 17 वाला आंकड़े नहीं लिए गए हैं, ये 2018 से 22 की बात करती है रिपोर्ट। बट एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बताती 2016 से 22 की, बट हमें एक फेयर आइडिया लग जाता है कि हमारे किसानों की इनकम किस डायरेक्शन में जा रही। तो जब 2016 में जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो अशोक दलवाई कमेटी उन्होंने सेटअप की थी और उन्होंने ये टारगेट सेट किया था। मैं आपको कोट करता हूं उस रिपोर्ट से, इट इज द रियल इनकम ऑफ फार्मर्स दैट इज टू बी डबल्ड एंड नॉट देयर नॉमिनल इनकम। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? रियल इनकम बढ़नी चाहिए, नॉमिनल इनकम नहीं। रियल इनकम से क्या मतलब है? जो इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। नॉमिनल इनकम तो आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6-7% से बढ़ रहा है तो आपकी इनकम भी 6-7% से बढ़ सकती है कि भाई चीजों के दाम बढ़ेंगे तो क्रॉप्स के दाम भी बढ़ेंगे। बट रियल इनकम कितनी बढ़ी वो देखने की जरूरत है। अगर इन्फ्लेशन 6% है और इनकम बढ़ी 7% से, तो रियल इनकम इंक्रीज सिर्फ 1% का हुआ, 7-6, क्योंकि 6% जो इफेक्ट आया है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आया है। अगर इस चीज को हम कंसीडर करें तब थोड़ा रियलिस्टिक आइडिया हमें निकल के आता है। ओरिजिनल टारगेट था कि अगर हम 2016 से 10.4% से फार्मर्स की इनकम बढ़ा देते हैं, रियल इनकम, तो हमारी फार्मर्स की इनकम FY22 यानी 2022 तक डबल हो जाएगी। बट अगर आप इस रिपोर्ट को छान के देखें, जो एसबीआई की रिपोर्ट है, इसकी लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भी रियल इनकम, इन्फ्लेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ कहीं नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब शायद ये सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ की बात की जा रही है, जो हमने अभी आंकड़े देखे थे 1.3 to 1.7 टाइम्स इंक्रीज के। और अगर आप NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात करें, 2012-13 से 2018-19 तक एक फार्मर हाउसहोल्ड की इनकम सिर्फ और सिर्फ 3.5% इन रियल टर्म्स बढ़ी है।
एग्जैक्टली वो पीरियड नहीं है जिसमें अनाउंसमेंट हुआ था, बट स्टिल एक फेयर आइडिया आपको लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3.5% से जो है इनकम बढ़ी है फार्मर्स हाउसहोल्ड की पिछले कई सालों में। पर क्या हम इस पे और इंप्रूव कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, और गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया। वो फार्म लॉज लेके आई जिससे एग्रीकल्चर की ऑप्टिमाइजेशन होती, यील्ड की इंक्रीज होती और रिसोर्सेज का बढ़िया यूटिलाइजेशन होता, पर फार्मर्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके उनको वापस दिलवा दिया। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरह से ट्राई तो किया था, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? किस तरीके से सबको साथ लेके जो विकास की बात होती है उसको किया जा सकता है, इस पे हमें अभी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो वो नहीं हो रहा है, और जो कोशिश भी थी गवर्नमेंट ने, वो लोगों ने होने नहीं दी। अब वो किस वजह से नहीं होने दी, क्या उनका इंटेंशन था, क्या वो सच में सही फार्मर्स थे जिनकी लैंड होल्डिंग जो हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ 0.6 हेक्टेयर है, क्या वो लोग थे, या अमीर जमींदार लोग थे जिनकी करोड़ों में जमीन है? वो हमें देखना, इंटेंशन उनकी समझनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम? क्या सजेशंस हैं आपके? जरूर कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा, फार्मर्स की दुर्दशा जो है उसको दिखाने की हमने कोशिश की है, आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।